अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 5405 एंड 1429 ये दोनों बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होते हैं, जो कि बीएस, बीकॉम, एडी और सिंपल बीए क्लासेस के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में यूज़ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन, उसका मुताला कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 4 का। तो आइए हम चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, हम इस चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन है इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। कहते हैं कि अगर हमारा जो डेली का बिज़नेस होता है उसमें हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और हमें डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें हैं उनको तकसीम करना पड़ता है, जबकि हमें पे देनी पड़ती है वर्कर्स को, और इसके अलावा हमें जो है उनकी इस हवाले से इक्वेशंस को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने नॉर्मल रूटीन के अंदर इक्वेशन को यूज़ करना है तो कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं उसके हवाले से हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इक्वेशन एक्चुअली होती क्या हैं? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती हैं जहाँ हम एक सिंबल यूज़ करते हैं बराबर का, यानी जिसे कहते हैं इक्वल टू का साइन होता है, ये इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये इस्तेमाल होगा वो हमारे पास इक्वेशन होगी। अच्छा, इक्वेशन हमारे पास बहुत तरह की होती हैं और हम जहाँ पर सिर्फ इस चैप्टर के अंदर ये एक लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो इक्वेशंस होती हैं इसमें हमारे पास या तो एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। यानी जिस तरह अगर से हम सिंपली कहें कि हमारे पास एक्स वेरिएबल की इक्वेशन हो सकती है, या अगर ज़्यादा वेरिएबल है तो एक्स वाई या एक्स वाई जेड, इन वेरिएबल्स की हमारे पास इक्वेशन हो सकती हैं। एंड सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन और इक्वेशन मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल। यानी कि एक इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास डेफिनेशन है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है इस तरह की डेफिनेशन। ये हमारे पास सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, वो ये होता है कि हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं जो कि इस पूरी इक्वेशन को एग्जैक्टली वेरीफाई भी करते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास इसका सोल्यूशन कहलाती हैं। इक्वेशन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जबकि जैसे कि हमारे पास बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग है, स्टॉक मार्केट है और एग्रीकल्चर है, इसमें जो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं ये बड़ा अहम रोल अदा करती हैं, जिनके ऊपर सारी कैलकुलेशन होती है, सारी मार्केट इसके ऊपर चलती है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर डियर स्टूडेंट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक तो लीनियर इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि इसकी क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशन की इनको ज़ाहिर कैसे किया जाता है, और लीनियर इक्वेशन जो है वो एन वेरिएबल की कैसे होती हैं, यानी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस को ज़ाहिर करने का तरीका। अच्छा, इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि अगर आपने लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के तौर पर ज़ाहिर करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरसेप्ट्स, स्लोप, 2 पॉइंट फार्मूला का और स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट्स का फार्मूला फॉर्म जो है इनके हवाले से इस चैप्टर के अंदर डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम पढ़ेंगे डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2-3 तरीके इसके अंदर मौजूद हैं। और लीनियर इक्वेशन मोर देन 2 वेरिएबल्स, ये हम इस चैप्टर के अंदर इसका मुताला करेंगे। अच्छा, अब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ जाते हैं कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके बाद स्टूडेंट एबल हो जाएंगे कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कि इसके अलजेब्रिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, ग्राफिकल उसको कैसे जाहिर किया जाता है, वो इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अंडरस्टैंड द नोटेशन ऑफ स्लोप एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि हमारे पास जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के प्रॉब्लम होते हैं उनके स्लोप और इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कैसे है। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है इनके कहाँ इस्तेमाल होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। इसके हवाले से हम चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलें, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। वो कहता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जबकि ए और बी हमारे पास ए बी और सी ये इसमें कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ए बी सी हमारे पास इसमें जो है वो कांस्टेंट्स होते हैं तीनों, और एक्स और वाई जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। और ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो गए तो देखें अगर ए जीरो होगा तो हमारे पास एक्स वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर बी जीरो होगा तो वाई वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए लाजमी है कि हमारे पास ए और बी जो है वो जीरो के बराबर ना हो। लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स दैट गिव अ स्ट्रेट लाइन,
यानी कि लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि लीनियर इक्वेशन वो होती है दो वेरिएबल्स के दरमियान दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड अ ग्राफ। यानी कि अगर लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ निकालें, ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ सकता है कि अगर आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ निकालें तो आपके पास स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशंस आर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व एग्जैक्टली 1, यानी कि इसमें जो वेरिएबल की पावर होगी वो एग्जैक्टली 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती हैं। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन सकता है कि लीनियर इक्वेशंस आर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस होती हैं। अब हम एक एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट करते हैं, इसको आपका जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि कुछ हमारे पास एग्जांपल ये हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये किसके एग्जांपल है, यानी y भी 1 है, डिग्री 1 है, x की डिग्री भी 1 है। 5x प्लस 3 y इज इक्वल टू 6, y ओवर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, ये सारी जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये है कि रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लीनियर इक्वेशंस, रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लीनियर इक्वेशंस कैसे होती हैं कि सोल्यूशन सेट फॉर द लीनियर इक्वेशन ax plus by is equal to c is the set of all ordered pairs x y which satisfies the equation। यानी कि अगर हम इसका एक सेट नोटेशन के अंदर जाहिर करना चाहें, सेट नोटेशन किस तरह की होती है जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह x और y इसके अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, तो ये x और y इसके पॉइंट्स को जाहिर करेंगे, जबकि हमारे पास ax plus by is equal to c। अब होता क्या है कि इसमें हमारे पास ये कैसे पॉइंट्स कैसे निकलते हैं कि इसके ये तमाम पॉइंट्स जब आप इसमें डालते जाएं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब इनके जवाब जो है वो दुरुस्त आने चाहिए, तब हमारे पास जो है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेट की फॉर्म में दुरुस्त होगी। अब हम यहाँ से आपको एग्जांपल नंबर 1 की तरफ लेकर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 पे वो क्या कहता है, वो कहता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कहते हैं इसको सॉल्व करें। अब इसमें हमने सबसे पहले करना क्या होता है, फर्स्ट वी टेक सम वैल्यूज ऑफ x एंड फिक्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y विद द हेल्पिंग ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल एंड वी विल ड्रॉ द ग्राफ। अब करना क्या है, सिंपली मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसमें आप x की कोई वैल्यू रखते जाएंगे, उससे आपके पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। फिर क्या करेंगे, आप उसका एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और टेबल ड्रॉ करने के बाद उसको ग्राफ के ऊपर उसको जाहिर कर देंगे। ठीक है, आइए अब हम उस ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास यहाँ लिखी भी आ रही है, ये इक्वेशन है जनाब हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 रखी, तो यहाँ से y की वैल्यू जब इसमें आप -1 रखेंगे तो ये 2 इंटू -1 -2 प्लस 1, तो ये -1 आ गया। पॉइंट क्या बन गया, -1 एंड -1। 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो पॉइंट बन गया 0 एंड 1। इस तरह 1 रखेंगे तो 3 आएगा, तो पॉइंट बन गया 1 एंड 3। 2 रखेंगे तो 5 आएगा, पॉइंट बन गया 2 एंड 5। अब इसके ग्राफ को जाहिर करने का तरीका क्या होता है कि आप बेसिकली एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर जिस हमने ये लाइन खींच सकती है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है इसका। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ माइनस में भी हैं, एक्स की वैल्यू सिर्फ एक है माइनस के अंदर, वो है -1, तो हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट है -1 एंड -1, यानी एक्स की वैल्यू भी -1, वो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास वो बन जाएगा आपके पास, यानी अगर x की वैल्यू आप -1 ले रहे हैं, ये -1 वाला पॉइंट है, और y की वैल्यू भी कहता है कि वो अभी आपके पास -1 आ रही है, तो ये हमारा पॉइंट जो है वो इसका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारे पास 0 0 पॉइंट था, ये वाला, इससे नीचे ये -1 है और ये x भी -1 है, तो एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 0 एंड 1। अब x0 कहाँ पर है, x0 हमारे पास जो है वो इस लाइन पर, और y हमारे पास जो है वहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट बन गया 0 0 एंड 1 वाला। ठीक हो गया। इसी तरह हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा 1 एंड 3 कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है, वो ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। फिर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लाइन में मिला देते हैं, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि जब हमने ग्राफ ड्रा करना है तो कैसे उसके पॉइंट्स को मेंशन करना है और ग्राफ के अंदर शो करना है। ठीक हो गया। अगर आपको फिर भी मुश्किल लगती है तो आप सिंपली इस तरह भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ऐसे करके, यहाँ 0 हो गया, ये x इक्वल टू 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये x -1 -2 -3 हो गया। इसी तरह 0 की वैल्यू -1 -2 -3 हो गया। इसी तरह ये 1 2 और इसको ऊपर खींच लेंगे 3 4 5। फिर यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करके जो है वापस इस तरह का ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, वो ग्राफ भी आपका दुरुस्त होगा। सेम यही ग्राफ होगा जो इन्होंने बुक के ऊपर बनाया हुआ, सेम आपके पास ये होगा। तो ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये थी इसकी टेबल रिप्रेजेंटेशन कि हमने इसको कैसे इसको निकाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वाला। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये कैसे इस्तेमाल होता है। वो कहता है एग्जाम्पल है कि एक कंपनी है जिसकी हैज़ फिक्स कॉस्ट ऑफ $7,000 फॉर प्लांट
एंड इक्विपमेंट, यानी कंपनी ने $7,000 रखे हैं प्लांट और इक्विपमेंट का बजट रखा है। एंड वेरिएबल्स कॉस्ट जो है वो $600 रखी है फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरिंग लेवल ऑफ आउटपुट, उनका टोटल कॉस्ट कितनी लेगी। हम सबसे पहले क्या सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ द आउटपुट। हमने निकालना है, क्योंकि निकालनी है आउटपुट, निकालनी है यूनिट्स की थी। हम फर्ज करते हैं कि वो x है और c जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट हमारे पास किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या है, वो है आपके पास 7,000 ये, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो ये वेरिएबल उसने देखिए $600 है, तो 600 इंटू एक्स ये होगी इसकी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, सी इज इक्वल टू 7,000 प्लस 600 इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसके जो है वो एक टेबल बना लेंगे कि कॉस्ट एट वेरिंग लेवल ऑफ आउटपुट, कि अगर हमारे पास जो एक्स हमारे पास अगर 15 यूनिट है तो उधर सी की वैल्यू निकलेगी 16,000। ये देखिए मैंने ऊपर निकाल के दिखाई कि अगर इस इक्वेशन के अंदर हम फुटअप करें 7,000 प्लस 600 इंटू 15 तो 9,000 बन जाते हैं, इज इक्वल टू 16,000 बन गया। पॉइंट बन गया 15 इंटू 16,000। इसी तरह 30 यूनिट्स वाला है तो उसके साथ की वैल्यू निकलेगी 25,000, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 30 इंटू 25,000। ये हमारे पास बेसिकली इसकी टेबल कॉस्ट आ गई है जो हम निकाल रहे थे, ठीक है। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब क्या करेंगे, हम सिंपल उसी तरह का एक ग्राफ ड्रा करेंगे। कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, जिसका सिंपल सा है कि आपके पास जो है 0 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है और 5 के ऊपर क्या आ रही है, 10 के ऊपर क्या आ रही है। हमने पहली वैल्यू निकाली थी 15 के ऊपर, वो आई थी 15,000, तो हमने इसको पॉइंट बना लिया। दूसरी वैल्यू हमने निकाली है किसके ऊपर, वो निकाली है हमने 30 के ऊपर। 30 के ऊपर निकाली, किसी और के ऊपर निकाली है, हम पीछे आके देख लेते हैं। दूसरी वैल्यू हमने 30 के ऊपर निकाली है, 30 के ऊपर निकाली है, वो वैल्यू आई है 25,000। 0 के ऊपर उसकी वैल्यू 0 है। इस लाइन को आप ऐसे मिला दें तो ये आपके पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। आई होप कि आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसान लगी होगी। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर आ जाएं। कहता है ग्राफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, यानी अगर आपने सिंपली किसी इक्वेशन को आपको कहें आपने ग्राफ निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट इज फाउंड बाय लेटिंग x इज इक्वल टू 0, यानी जब आपने किसी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट निकालना है तो उसमें आप x को 0 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू निकलती आएंगी। हमने क्या किया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 था, इसमें x को 0 पुटअप किया तो 2y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5। अच्छा, इसी तरह हमने x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुटअप करेंगे, जब y को 0 पुटअप किया x इज इक्वल टू 7 आ गया, तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर 7 एंड 3.5, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। तो हमारे पास पॉइंट क्या बन गए, x को 0 रखने पे y को 0 रखने पे ये वाला पॉइंट आया 7 इंटू 0, ये अभी हमने यहाँ रखा था, y को 0 रखा ये आया, और जब हमने x को 0 रखा तो 3.5 आया, ठीक है। अच्छा, इसने इसका ग्राफ कहाँ बनाया है, इसने इसका ग्राफ आगे जाके बनाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उसने इसका ग्राफ ड्रा किया है डियर स्टूडेंट, ये वाला। यहाँ पर उसने क्या किया कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 7 है, ये देखें ना 2 4 6 7, ये x हमारे पास अगर 7 है, यहाँ पर 7 था, और y क्या है 0, तो एक पॉइंट ये बन गया। दूसरी हमारे पास y की वैल्यू अगर 0 थी तो x की वैल्यू क्या आई थी, अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 थी तो y क्या आया था 3.5, ये 4 था, 4 से थोड़ा सा नीचे जो है हमारे पास 3.5 आ गया। तो इसने क्या किया, इसको सिर्फ सिंपली ऐसे किया है, इस लाइन को इससे ऐसे ऐसे मिलाकर ये इसका ग्राफ ऑब्टेन कर लिया। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस इक्वेशन की। लेकिन अभी हमारे पास पिछले पेज के ऊपर उसका एक पार्ट बाकी है, कुछ एग्जांपल बाकी है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। वो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। अब जिस तरह मैंने बताया था ना हमारे पास नॉर्मल लाइफ के अंदर हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, वो कहता है कंपनी है जो कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है फिक्स कॉस्ट के लिए जिसकी वैल्यू है $80,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो $6 है, यानी फिक्स कॉस्ट दे दी है और वेरिएबल कॉस्ट जिस तरह अभी हम पिछली एक एग्जांपल के अंदर करके आए थे उसी तरह की हमने इक्वेशन बनाई है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज $10, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ $60,000। थोड़ी सी चेंज इक्वेशन आ गई है यहाँ पर हमारे पास। वो कहता है कि हमारे पास एक कंपनी ने उसने फिक्स प्राइस रख दी है $80,000 प्रोडक्ट्स को बनाने की, और जबकि उसकी वेरिएबल कॉस्ट है $6 है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट उसने दे दी है, ईच यूनिट है वो $10 है। उसने कहा कि आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताने हैं दैट मस्ट बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, कि आपने वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताने हैं कि जिसको बेचें हमारे पास 60,000 का प्रॉफिट आ जाए। हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड, यानी हम सबसे पहले निकालना क्या चाह रहे हैं, हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना चाह रहे हैं जो कि सोल्ड हुए हैं। देन द वेरिएबल कॉस्ट इज 6x, ये देखिए जो हमें यहाँ पर दी हुई थी, ठीक है। यानी कि अगर x को हमने लिखा कि हमारे पास यूनिट सोल्ड हैं
तो हमारे पास 6 जो वेरिएबल कॉस्ट 6 है तो 6 इंटू एक्स हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अच्छा, अब हम उसके नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर द टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो हमारे पास द टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट हमने पीछे निकाली है 6x, फिक्स कॉस्ट कितनी थी, वो 80,000 थी। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है टोटल रेवेन्यू प्लस टोटल कॉस्ट। यानी आपके पास जो रेवेन्यू आ रही है प्लस टोटल कॉस्ट निकालने, तो वो आपका क्या निकल आता है, वो आपके पास उसका निकल आता है, टोटल प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है, अब उसने प्रॉफिट उसने बता दिया कि 60,000 है। कहता है टोटल रेवेन्यू कितनी है 10x, इसमें से आपने निकाल देना है जो हमारे पास ये जो इसकी टोटल कॉस्ट थी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये आपने क्या किया 10x माइनस 6x प्लस 80, ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ पर मूव करके ले आए हैं। यानी प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि अगर आपने एक चीज़ खरीदी है, ठीक है, वो उसकी टोटल कॉस्ट आई है, आपने 10 रुपये की खरीदी है और आपने बेची है 15 रुपये की, तो प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है कि जितने की बेची है उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, 15 माइनस 10 कर दें, तो वो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने ये किया कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये 60,000 10x माइनस 6x प्लस 80,000 हो गया। जब इस इक्वेशन को खोलेंगे 10 में से 6 के 4x आ गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये हमारे पास 4x इसके बराबर आ गया। ये माइनस वाला इधर जाकर प्लस हो गया 1,40,000। x इज इक्वल टू 1,40,000 ओवर 4 इधर मल्टीप्लायर था, इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 35,000। यानी कि अगर हम 35,000 यूनिट्स जो है वो सोल्ड करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा $60,000 का। ठीक है, अगर हम 35,000 यूनिट्स सोल्ड करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा $60,000। ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। चलिए अब साथ ही हम इसके एग्जांपल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है कि मैरी ने पेड 8% सेल्स टैक्स एंड $68 for delivery when she bought a new TV for a total cost of $1,886.5। यानी क्या है, मैरी ने एक टीवी ख़रीदा है, कितने का, $1,886.5 का ख़रीदा है, और इसमें उसको 8% सेल टैक्स अदा करना पड़ा और 68% डिलीवरी चार्जेस हैं। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ अ टीवी। आप बताएंगे टीवी की परचेज प्राइस क्या है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेट x डिनोट द परचेज प्राइस ऑफ द टीवी। तो हमारे पास सेल्स टैक्स किसके बराबर आ गया, वो आपके पास कितना था, 8% था ना। तो आपको पता है उसकी परसेंटेज ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 8% था तो 8/100 कर दिया, तो ये आपके पास 0.08 आ गया। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब क्योंकि हमने सेल्स टैक्स निकाला है, लेट x डिनोट द परचेज प्राइस, तो उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.08x आ गया। अब डिलीवरी चार्जेस आपके पास कितने हैं, $68 हैं। टोटल कॉस्ट उसने बता दिया $1,886.5 है। अब टोटल कॉस्ट का आपके पास क्या फार्मूला हो गया, सेल्स टैक्स प्लस डिलीवरी चार्जेस प्लस परचेज प्राइस। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट बनी ना, यानी कितना का आपने ख़रीदा, उसके डिलीवरी चार्जेस प्लस उसका जो सेल्स टैक्स है, तो वो आपके पास टोटल कॉस्ट उसने दे रखी थी 1,886.5 इज इक्वल टू 0.08x प्लस 68 प्लस परचेज प्राइस हमने कितनी की थी, x। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 68 आगे तरह के माइनस हो गया, ये ऐड हो गया, आपस में x कॉमन आ गया, 1.08x, ये 1.08 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x हमारे पास आ गया $1,683.8। तो परचेज प्राइस ऑफ द टीवी जो है वो हमारे पास कितनी है, वो है $1,683.8 जिसकी परचेज प्राइस है, जो कि हमने निकालनी थी। जिस तरह डियर स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम एग्जांपल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि एन इकोनॉमिस्ट स्टडीड द सप्लाई एंड डिमांड फॉर एल्यूमिनियम साइडिंग एंड फाउंड दैट द प्राइस पर यूनिट पी एंड डिमांड क्यू आर रिलेटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। यानी उसने क्या था, एक इकोनॉमिस्ट था, उसने एक एल्यूमिनियम साइडिंग की, उसने निकाली डिमांड की और सप्लाई की इक्वेशन। उसने देखा कि इसमें अगर हमारे पास जो है वो प्राइस जो है वो P है और डिमांड जो है वो Q है, तो उसकी इक्वेशन बनती है P इज इक्वल टू 60 माइनस 3/4 इंटू Q। वो कहता फाइंड द डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट। कहता आपने डिमांड मालूम करनी है 50 पर यूनिट के हवाले से आपने इसकी डिमांड मालूम करनी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम उसकी डिमांड की तरफ चलते हैं कि हम इसकी डिमांड कैसे निकालेंगे। इक्वेशन उसने हमें खुद ही दे दी है और हमने आज सोल्यूशन की तरफ, हमने उसने खुद ही बता दिया कि 50 यूनिट के लिए निकालना है कि लेट P इज इक्वल टू 50।
तो वो जो इक्वेशन थी P इज इक्वल टू 60 माइनस 3/4 इंटू क्यू, उसमें हम P को 50 पुटअप कर दें, ये इधर माइनस प्लस 60 इधर आकर माइनस 60 हो जाएगा, ये -3/4 है, तो ये आपके पास इधर से जब किया तो ये आपके पास -10 आ गया, -3/4 इंटू क्यू। वैसे आप इसको पहले भी इधर लेके जा सकते थे अगर ज़रब को तकसीम। अच्छा, फिर आपको एक चीज़ पता है कि जो चीज़ इधर तकसीम हो रही थी वो इधर जाकर ज़रब हो जाती है, तो ये 4 इधर तकसीम हो रहा था, इधर जाकर ज़रब हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन के दोनों तरफ अगर माइनस मौजूद हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई और था, इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो क्यू आपके पास आ गया 40/3। 40/3 को जब हम तकसीम करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली साइन होता है अप्रॉक्सीमेटली का, इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। तो कहता है 13 यूनिट्स विल बी डिमांडेड एट अ प्राइस ऑफ $50 पर यूनिट। ये हमारे पास इसका डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। ठीक हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लीनियर इक्वेशंस विद n वेरिएबल्स। अभी तक तो हमने सिंपल पढ़ा था ax जमा by प्लस इक्वल टू c, तो सिर्फ दो वेरिएबल्स की इक्वेशन। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन n वेरिएबल की हो, अ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ n नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल्स। तो इन लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल्स ईच वेरिएबल्स हैज़ अ पावर 1, यानी अब हमारे पास होता क्या है, जैसे इसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सॉन चलते 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 an xn लास्ट हो जाते हैं इक्वल टू b। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की n वेरिएबल की फॉर्म है, जबकि इसमें x1 x2 और ये हमारे पास वेरिएबल हैं, a1 a2 और a और b जो हैं ये हमारे पास कांस्टेंट हैं, और ये जो हैं कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर इनमें से ज़ीरो होंगे तो हमारे पास जो n वेरिएबल की इक्वेशन है वो कुछ ना कुछ कम हालत के अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स। ग्राफिक कहते हैं ग्राफिंग टू वेरिएबल इक्वेशन, कहते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर आपके पास टू वेरिएबल्स की भी इक्वेशन आप ड्रा करेंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगी। पीछे भी हमने पढ़ा था वो भी स्ट्रेट लाइन आती थी, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी। अच्छा, टू स्केच अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव टू कंसीडर फॉलोइंग स्टेप्स। इसको करने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स होने चाहिए। नंबर 1 स्टेप है कि आइडेंटिफाई एंड प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन, यानी सबसे पहले आपने x और y अगर हैं या x और z हैं आपके पास, सबसे पहले आप उनका क्या है कोऑर्डिनेट को ड्रा करेंगे। कोऑर्डिनेट ड्रा करने का क्या मतलब होता है, इस तरह, यानी कि ये x हो गया ये y हो गया, ये इसका कोऑर्डिनेट ड्रा करना होता है। कनेक्ट द 2 पॉइंट्स विद द स्ट्रेट लाइन, और इन 2 पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। तीसरा स्टेप इसका क्या है, थर्ड स्टेप इसका है कि एक्सटेंड द स्ट्रेट लाइन इन बोथ डायरेक्शन एज फार एज नेसेसरी, यानी कि 2 पॉइंट्स को तो लाइन मिला रही होती है। यानी सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक तरह का अगर ग्राफ आ जाए, उसमें 2 पॉइंट्स आ गए हैं, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, हम क्या करते हैं इन 2 पॉइंट्स को मिला दिए तो ग्राफ हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, इनको जहाँ तक आप बढ़ाना चाहें इनको बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास केस को कहते हैं एक्सटेंड द स्ट्रेट लाइन इन बोथ डायरेक्शन एज फार एज नेसेसरी, जहाँ तक आपको जरूरी लगे वहाँ तक आप उसको बढ़ा लेंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ आते हैं। उसने हमारे पास एक ग्राफिकल इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y = 12। कहते हैं इसको आपने स्केच करना है ग्राफ लाइन के ऊपर। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू निकाल ली कि हमने सबसे पहले क्या करना है, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि हम x की वैल्यू पुटअप करते हैं, y की वैल्यू निकलती आएगी। हमने क्या किया, ये जो 2x था ये इधर हमारे पास था। चलो मैं आपको सिंपल एक दफ़ा करके दिखा दूं ताकि यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकालने का आपको तरीका आ जाएगा, यहाँ पर इसको भूल ना जाएं। ये हमारे पास 2x है -3y = 12 है, ये 3y इधर वैसे का वैसे रहेगा, 12 - 2x हो जाएगा। माइनस को दोनों साइडों पर ज़रब दे दें, 3y = -+2x, और ये +12 है तो -12 हो जाएगा। y = 2x - 12/3 हो जाएगा, तो y = आ गया 2x/3 - 12/3, तो ये आ गया 2x/3 - 4। ठीक है, यही इसने इक्वेशन निकाली थी। मैंने कहा आपके लिए नज़र आसानी कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए इसने कैसे किया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। 0 पुटअप की तो ये -4 आई वैल्यू की y की, 1 पुटअप की तो -3.3 आई, 2 पुटअप की तो -2.66 आई, 3 पुटअप की तो -2 आई, 4 पुटअप की तो -1.33 आई, 5 पुटअप की तो -0.66 आई, और 6 पुटअप की तो आपके पास 0 इसकी वैल्यू आई
तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास इसके पॉइंट्स भी आ गए, ये हमारे पास उसके पॉइंट्स भी आ गए। अब हमने इसको जाहिर करना है ग्राफ के ऊपर, कि ग्राफ के ऊपर हमने इसको कैसे जाहिर करना है। ये पॉइंट्स तो हमारे पास आ गए थे, सिर्फ सिंपली क्या करना है, आपने इस इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं, वो आपके पास पॉइंट्स आते जाएंगे। ठीक है, ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो है, इसी तरह दूसरी वैल्यू के ऊपर समथिंग, इस तरह के पॉइंट्स आएंगे, इनको आपने यूँ मिला देंगे तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी, हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स की। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास वो है 4.7 इंटरसेप्ट्स। वो कहता है इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट वेयर अ ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एंड वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर ग्राफ जो है वो एक्स और वाई एक्सिस को क्रॉस करता है, और वी कैन से दैट इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वेयर अ ग्राफ मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। जहां पर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास इंटरसेप्ट कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट को पढ़ते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है। कहता है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस। यानी जिस एक्स एक्सिस के ऊपर जहां पर वो पॉइंट उसको टच करेगा वो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, और ये कब आता है, जब आप y को 0 रखते हैं तो आपके पास इक्वेशन में उसकी हमारे पास आ जाती है। यानी हमारे पास क्या होती है, अमूमी तौर पे जनरल इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी वाई इजल टू 0 इजल टू सी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, b को 0 करेंगे तो हमारे पास ए एक्स इजल टू सी आ जाएगा, और यहाँ से हम अगर हम इसको x की वैल्यू निकालना चाहें वो आ जाएगी c ओवर a आ गई है। ठीक है, यानी कि ये समझे कि आपने यहाँ पर y को 0 किया, y को 0 किया तो आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब हम इसके आगे की तरफ आते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या होगा। अब सिंस क्योंकि हमारे पास c और a जो है वो कांस्टेंट हैं, तो हम इनको एक सपोज कर लेते हैं कि सी ए जो है ये k के बराबर है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू k आ गया। तो ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू k इज अ वर्टिकल लाइन क्रॉसिंग द x एक्सिस एट x इज इक्वल टू k। अब इसको आपको समझाने के लिए मैं आपको ये समझाता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इक्वेशन कैसे ही है, यहाँ पर हमारे पास x इंटरसेप्ट की इक्वेशन कैसे आती है। उसके लिए हम इस ग्राफ को सपोज करते हैं कि हमारे पास जैसे x इज इक्वल टू k है ना, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। x की वैल्यू 3 रखी तो इसका मतलब हमारे पास k क्या आ गया, k किसके इक्वल आ गया, k इज इक्वल टू 3 आ गया। यानी कि x की वैल्यू अगर आपने 3 रखी तो k हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमने इसका क्या करना होता है, हमने इसका पॉइंट लेना है कि x की वैल्यू 3 रखी है। अब y हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 है, तो ये हमारे पास इसकी लाइन जो है वो इस रुख में बनेगी। ठीक है, ये वाली लाइन, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेप्ट कर रही है ये x इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था x इंटरसेप्ट निकालने का तरीका। ठीक है, आपको समझ आई थोड़ी सी इस चीज़ की। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हमने क्या किया था। ये हमारे पास x इज इक्वल टू आया था c ओवर a आया था, हमने इसको क्या इसके बराबर सपोज किया था, हमने इसके बराबर सपोज कर दिया था x इज इक्वल टू k के बराबर सपोज कर लिया था। ठीक है, हमने कहा था कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू k इज वर्टिकल लाइन क्रॉसिंग x एक्सिस एट x इज इक्वल टू k। तो फाइंड these equation then there is x intercept k and 0 but no y intercept unless k is equal to 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू को उसमें पुटअप किया, इस x is equal to k में 3 पुटअप किया, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, 3 एंड 0 बन गया। ठीक है, यानी कि आपके पास से ये जो है ये पॉइंट 3 है और ये जो y है हमारे पास 0 आ गया, इसने इस पॉइंट पर इसको आया, ये हम यहाँ से एक सीधी लाइन इसको ऐसे ड्रॉ कर ली, तो ये हमारे पास इसका x इंटरसेप्ट निकल आया। अच्छा, अब इसी तरह हम y इंटरसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता y कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन नंबर वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट द y एक्सिस। उधर x एक्सिस को करता था, इधर हमारे पास y एक्सिस को कर रहा है, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट कहलाता है। और ये कब हासिल होता है, उसमें हम y को 0 करते थे, इसमें हमने x को 0 करना है। उसमें हम y को 0 करते थे, इसमें हमने x को 0 करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस बी वाई इजल टू सी। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, क्योंकि x 0 करना है तो बी वाई इजल टू सी। यहाँ से c आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास y आ जाएगा, आपके पास y की वैल्यू निकाल रहे हैं c ओवर b, उसको भी आप उसी तरह k के बराबर सपोज कर लेंगे। हम उसको लेकर अगली लाइन पर आते हैं ताकि आपको ज़रा इजीली थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए उसमें कहा है कि b से डिवाइड करने से तो आपके पास y इक्वल टू सी ओवर b आ गया, इसको आप k के इक्वल सपोज कर लें।
फिर इसी तरह वहाँ पर अब y को 3 रख के देखें तो आपके पास पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, वो बनेगा 0 एंड 3, यानी कि x 0 है और y 3 है। ये x एक्सिस चल रहा है ये वाला, और ये था हमारे पास y एक्सिस, ये वाला लाइन चल रही है, ठीक है। ये जो जा रही है, ये हमारे पास x 0 है और y 3 है, तो पॉइंट क्या बन गया, ये वाला, इसकी लाइन जो है वो ऐसे आएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन आ रही है, ठीक है, जो कि उसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारे पास जो है ना y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास x एक्सिस है, शायद वो नज़र नहीं आ रहा था पहले, ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। हमारे पास पॉइंट क्या निकला है, हमारे पास निकला 0 एंड 3, ठीक है, क्योंकि जब हमने y को 3 पुटअप किया तो k यहाँ पर हमारे पास निकल आया, k 3 निकल आया, तो पॉइंट बन गया 0 एंड 3 बन गया। तो अब क्या किया, ये x 0 है, y हमारे पास 3 है, तो उस पॉइंट को किया और यहाँ से करके इसको लाइन लगा दी ऐसे, ये लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया इसका, ठीक है, y इंटरसेप्ट आ चुका है इसका, इसका निकालने का तरीका है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं, वो है हमारा स्लोप। स्लोप क्या होता है, द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन whether it rises or goes up or falls down as we move from left to right along with the axis and the rate at which the line raises or fall, यानी कि वो हमारे पास एक्सिस जिस पर हमारे पास लाइन जो हैं, या चाहे वो रेज होती हैं या वो फॉल होती हैं, यानी कि जिस तरह हमारे पास लाइन या ऊपर जा रही हैं नीचे आ रही हैं, वो हमारे पास स्लोप कहते हैं। द स्लोप ऑफ अ लाइन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो और अनडिफाइंड, ये कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछ सकता है कि स्लोप कैसे हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी हो सकता है। और अ लाइन विच हैज़ पॉजिटिव स्लोप राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, इसके स्पेसिफिकेशन बता रहा है। इसी तरह अ लाइन a line which has negative slope falls from left to right, ठीक हो गया। ये हमारे पास ऐसे गिरती है, एक लाइन ऐसे गिरती है। हॉरिजेंटल लाइन हैज़ जीरो स्लोप, यानी जो हॉरिजेंटल कौन सी होती हैं, ये हॉरिजॉन है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन आर अनडिफाइंड इसी तरह वर्टिकल लाइन जो होती है हमारे पास, ये वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास जो है वो अनडिफाइंड होती हैं। ये हमारे पास स्लोप्स की टाइप्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर मज़ीद आगे डिस्कस भी करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ स्लोप के हवाले से कि जनरली हमारे पास जो है ना स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे, स्लोप बराबर होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज ओवर एक्स, यानी सिंपली ये हमारे पास डेल्टा जो है इज़ अ चेंज इन y एंड डेल्टा एक्स इज द चेंज इन x, यानी कि y और x की जो वैल्यू चेंज हो रही है, इसके अंदर जो रेशो होता है, यानी कि y और x, ये हमारे पास स्लोप होता है। और उसको जाहिर करने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके पास x1 और y1 दो पॉइंट हैं, x2 और y2 दो पॉइंट हैं, इन दोनों को लेकर जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपके पास ये वाला जो है ये आपके पास इसका स्लोप कहलाएगा। जो चेंज है x और y के अंदर, ये हमारे पास स्लोप कहलाता है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है, वो है हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला। कहता है वी कैन डिटरमाइन द स्लोप बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला, यानी कि हम स्लोप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फार्मूले से। उसमें होता क्या है कि स्लोप जो है वो m होता है, स्लोप को m से जाहिर किया जाता है, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, वो निकालने का फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये डियर स्टूडेंट दो पॉइंट्स का स्लोप निकालने का फार्मूला ये होता है, जबकि इसमें शर्त यह है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अच्छा, वो कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग, अब इसका उसकी यूटिलाइजेशन आ रही है। कहता है ये फाइंड द स्लोप आपने मालूम करना है लाइन सेगमेंट का जो कि कनेक्टिंग कर रही है दो पॉइंट्स 1 एंड 1, 2 एंड 4। आपको पता है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये फार्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुटअप कर देंगे सिंपली। x1 इज इक्वल टू 1 है, x2 इज इक्वल टू 2 है, y1 इज इक्वल टू 1 है, y2 इज इक्वल टू 4 है, तो m इज इक्वल टू 4 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, तो 3, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, तो m इज इक्वल टू 3 आ गया। सो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ 1 1 1 एंड 2 4 इज 3, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे जाहिर करने का क्या तरीकाकार होता है, ग्राफ पे जाहिर करने के लिए वही हमारे पास ये x एक्सिस है, ठीक है, ये वाला
और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हमने क्या किया, एक पॉइंट है हमारे पास 1 1, यानी कि ये एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 1, एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 और 4, यानी एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 4, ये पॉइंट बन गया। इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लोप है जिसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक मैं यहाँ तक क्लोज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग जो थ्योरी है इस चैप्टर नंबर 4 की, उसके साथ हाजिर होंगे। आई होप सो कि आप इसको रेगुलरली कंटिन्यूसली इसको स्टडी कर रहे होंगे ताकि आपके पेपर्स में आपकी अच्छी तैयारी होती रहे। इन लेक्चर्स को करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैथ को ये है कि जब आप लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं आप कॉपी और पेंसिल अपने पास रखें, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। और कुछ आपको समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करें मुझे, या उसका पिक्चर बनाकर जो क्वेश्चन आपका है वो करें, मैं उसको रिप्लाई करके दूंगा आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।